भारत में दो बड़े मुद्दे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स सबसे बड़ा सच है। जब फर्जी वोटर की आईडी बनती है, अवैध लोग वोट देते हैं, तो सरकार किसकी सुनती है, नागरिक की या वोट बैंक की? देश की सुरक्षा में भी सबसे बड़ा खतरा है। हर घुसपैठिया अपराधी नहीं, लेकिन आतंकी, स्लीपर सेल, मानव तस्करी, ड्रग माफिया, फेक करेंसी, क्या इसकी समस्या कानून है? तो मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं। हमारे देश में कानून है, मतलब अगर ध्यान देने वाला स्ट्रोंग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर आपने देखा होगा मीडिया कभी नहीं बोलती है तो कुछ छोटे मोटे मुद्दे पर, वो कभी खुलकर इसके विरोध में नहीं बोलती। उनका भी एक कमजोर, कह सकते हो कमजोर पॉइंट है, उनकी इससे टीआरपी पर खतरा है, राजनीतिक दबाव उन पर है, डर है सिस्टम का। लेकिन सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता। जब कोई देश अपनी सीमाएं नहीं बचा पाता तो वो सिर्फ जमीन नहीं खोता है अपने देश का भविष्य। वो देश रोजगार खोता है, संसाधन खोता है और सबसे अहम चीज अपने नागरिकों का भरोसा खोता है। आज भारत के सामने एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चुप्पी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इस वीडियो में हम समझेंगे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ। आखिर ये घुसपैठ भारत के लिए क्यों सबसे बड़ा सिरदर्द और एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इन घुसपैठों की वजह से जो भारत के असली नागरिक है उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता। जिस संसाधन के वे पूरे अधिकारी है उन्हें उसका कुछ % हिस्सा मिलता है, और कुछ को तो सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलते, स्कूल में जगह नहीं मिलती, और इन्हीं की वजह से राशन में कटौती होती है। आखिर ये सब मिल किसे रहा है जब आम नागरिकों को नहीं मिल रहा? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर भारत देश में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, और क्या हकीकत में ये असली भारतीयों का हक छीन रहे हैं? क्या है असली सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में घुसपैठ क्या होती है। सबसे पहले साफ बात कर लेते हैं, हर मुसलमान रोहिंग्या नहीं और हर गरीब घुसपैठिया नहीं। फिर कौन है घुसपैठिया? घुसपैठिए वो है जो बिना किसी कानूनी अनुमति के उस देश में रह रहे होते हैं, वो घुसपैठिए होते हैं। बिना कानूनी अनुमति के किसी देश में रहना अवैध घुसपैठ है। भारत में दो बड़े मुद्दे हैं, अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या शरणार्थी। तो इन दोनों मुद्दों में से हम पहले बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की, वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए। आखिर बांग्लादेश से आए हुए कितने घुसपैठिए भारत में रहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सरकारी सच वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। इन सब का सरकार के पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर अलग अलग एजेंसियों के कुछ अनुमान है। तो उस अनुमान के मुताबिक हम कितना सही है, बस हम इसी को देखेंगे। ये कोई गवर्नमेंट डेटा नहीं है। अनुमानित संख्या, पश्चिम बंगाल में लगभग 5.4 मिलियन, असम 4 मिलियन, त्रिपुरा 0.8 मिलियन, महाराष्ट्र 0.5 मिलियन, राजस्थान 0.5 मिलियन, दिल्ली 0.3 मिलियन। अन्य राज्यों के भी इसमें आंकड़े हैं, पर वो इतने ज्यादा नहीं कि मैं उन्हें इस पैराग्राफ में दिखा सकूं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये कोई सरकारी सार्वजनिक डाटा नहीं है, बल्कि कुछ अनुमानों और रिसर्च रिपोर्टों पर आधारित है। हमारे देश की बीएसएफ ने यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2023 से 2025 में लगभग 5000 लोगों को वापसी भेजा था, जो बांग्लादेश से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल और मिजोरम के बॉर्डर से थे। स्थानीय पुलिस अभियानों में भी दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे स्थानों से बांग्लादेश घुसपैठिए पकड़े गए। भारत के दो सबसे बड़े मुद्दों में से दूसरा मुद्दा है रोहिंग्या। रोहिंग्या वे लोग हैं जो म्यांमार के राखाइन प्रांत से आते हैं, वे ही रोहिंग्या है। म्यांमार सरकार इन लोगों को नागरिक नहीं मानती। 2017 के बाद वहां पर हिंसा बढ़ी और लाखों रोहिंग्या वहां से निकले और अलग अलग देशों में भागे, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में वो भारत भी आए थे। आज भारत में रोहिंग्या की संख्या लगभग 40,000 से 1 लाख तक हो सकती है। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा मुझे आर्टिकल्स और रिसर्च के थ्रू मिला। UNHCR में रजिस्टर्ड रोहिंग्या की संख्या 18,000 है। आखिर भारत के किस राज्य में कितने रोहिंग्या की संख्या है, ये हम अभी देखेंगे। एक अनुमानित संख्या, जम्मू कश्मीर में लगभग 8,000 से 10,000 रोहिंग्या रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3,000 से 8,000 तक। पश्चिम बंगाल में भी 5,000 से 10,000 तक रोहिंग्या रहते हैं। और ये आंकड़ा अभी यही नहीं रुकता, अभी तो इसमें कई राज्य और बाकी हैं, जैसे केरला और हरियाणा। लगभग इनमें 1,000 से 5,000 तक रोहिंग्या रहते हैं। उत्तर प्रदेश 1,000 से 6,000,
राजस्थान 1000 से 3000 और कई राज्य है जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि, इनमें लगभग 3000 से 8000 के समथिंग रोहिंग्यास रहते हैं। कुल मिलाकर यह वितरण कुल अनुमान पर आधारित है। यह संख्या इससे ज्यादा या कम हो सकती है। कम तो होगी नहीं, ज्यादा ही हो सकती है। सरकार ने कभी जरूरत नहीं समझी कि वह इनकी जांच करे कि कितने रोहिंग्यास या बांग्लादेशी हमारे देश में रहते हैं। वो पड़े हैं आम आदमी का हक छीन रहे हो, उनका हक खा रहे हो। ये अनुमान खुफिया एजेंसियों, मीडिया रिपोर्ट्स और अनुसंधान संस्थानों के आधार पर निकाले जाते हैं। ये लोग भारत में कैसे घुसते हैं? बांग्लादेशी नदीप के कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, वहाँ का इस्तेमाल करते हैं और भारत में घुस जाते हैं। स्थानीय नेटवर्क और बीच के दलाल, ये जो दलाल होते हैं ना, उधर का पैसा खाते हैं और इधर का भी, पर ये बांग्लादेश का पैसा खाते हैं, बांग्लादेशियों को यहाँ लाते हैं और फिर उनका वोटर ID सब बनवाते हैं। पैसों के लालच में उन्हें मिलता है पैसा। एक दिन यही दलाल इस देश को बेच कर खा जाएंगे। रोहिंग्या भी हमारे देश में ऐसे घुसते हैं। वो पहले म्यांमार जाते हैं, म्यांमार से बांग्लादेश और फिर भारत, और फिर दलाल उनके वोटर ID और सब बनवा देते हैं। फिर वो हमारे देश के वैल्यू नागरिक हो जाते हैं, जिन्हें हमसे ज्यादा अधिकार मिलने लगता है, क्योंकि वोट बैंक है ना किसी का। वो बीच का दलाल इन सब का केवल आधार कार्ड ही नहीं बनवाता, वो बनवाता है राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बनवा देता है जो उसके हाथ में होता है। यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट तक। पर सवाल ये उठता है, जब आधार कार्ड बन रहा था तब बायोमेट्रिक किसका लिया गया, कैसे छीना जा रहा है हम जैसे गरीब भारतीयों का हक? 80 करोड़ भारतीय पहले से ही सरकारी कोटे पर निर्भर है। फिर घुसपैठिए आते हैं, उन्हें भी यही सब्सिडी दी जाती है। मतलब असली भारतीय गरीब को कम और घुसपैठियों को ज्यादा राशन। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में भी यही सब चल रहा है। वहाँ पर असली भारतीयों से ज्यादा घुसपैठिए नजर आते हैं। इस घुसपैठ का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत पड़ता है और हमारे रोजगार पर भी। घुसपैठिए के अगर अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज बन जाए, राशन, आवास, मनरेगा जैसी योजनाओं में घुस जाएंगे, तो असली लाभार्थियों का हिस्सा कम हो जाएगा और इस घुसपैठ से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी घटते हैं। नतीजा यही कि मजदूरी दर गिरती है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको यही अवैध घुसपैठिए काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वे कम मजदूर में काम कर लेते हैं, जबकि उन्हें ना बोनस चाहिए ना कुछ चाहिए, उन्हें बस चाहिए सैलरी। अगर भारतीय मजदूर 500 की दिहाड़ी लेता है तो वो 300, 350, 400 तक में काम कर लेते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स सबसे बड़ा सच है। जब फर्जी वोटर की ID बनती है, अवैध लोग वोट देते हैं, तो सरकार किसकी सुनती है? नागरिक की या वोट बैंक की? ये दोनों प्रश्न तुम्हारे लिए हैं। अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा में भी सबसे बड़ा खतरा है। हर घुसपैठिया अपराधी नहीं, लेकिन आतंकी, स्लीपर सेल, मानव तस्करी, ड्रग माफिया, फेक करेंसी, कई आतंकी घटनाओं में भी अवैध घुसपैठ का लिंक सामने आया है। आखिर भारतीय कानून घुसपैठ के बारे में क्या कहता है? फॉरेनर एक्ट 1986, सिटीजनशिप एक्ट NRC या CAA, ये दोनों अधूरे हैं या इन पर कोई बात नहीं करता। फॉरेनर एक्ट 1986 यह अधिनियम भारत के स्वतंत्र होने से पहले बनाया गया था, जिसमें विदेशियों की परिभाषा भारत का नागरिक नहीं, व्यक्ति के रूप में करता है। यानी अगर कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है, अगर कोई घुसपैठिया है, तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, उसे देश से बाहर खदेड़ सकती है। सिटीजनशिप एक्ट भारत में नागरिकता प्राप्त करने, खोने और उससे जुड़े नियमों को तय करने वाला कानून है, जो मुख्य रूप से 1955 में बनाया गया था। समय समय पर इसमें कई संशोधन भी हुए। इसमें 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रमुख है, जिसमें NRC या CAA अलाउड किया गया था, पर यह चल ना सका और अभी भी अधूरा ही है। आखिर जब हमारे देश में घुसपैठियों को लेकर कानून है, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इसकी समस्या कानून है? तो मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं। हमारे देश में कानून है, मतलब अगर ध्यान देने वाला स्ट्रॉन्ग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। NRC और CAA अधूरा है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये आगे चलते हैं। इंसानियत बनाम देश। एक बड़ा सवाल, क्या इंसानियत जरूरी है? हाँ जरूरी है, लेकिन क्या देश की सीमा, संसाधन और नागरिकों का हक उससे कम है? तो इसका आंसर है नहीं। इंसानियत हर जगह नहीं निभाई जा सकती। इंसानियत का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रोटी किसी और को दान में दे दूं और मैं भूखा मर जाऊं। तो समझो बात को, देश की सीमा और नागरिकों से कोई खिलवाड़ नहीं।
चलो अब इसके समाधान की बात करते हैं। आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है, तो हम इस पर सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, मजबूत बाउंड्रीज। जहाँ हमारे बॉर्डर पर कसर है वहाँ कसर रहने मत दो। जहाँ पर बांग्लादेशी या रोहिंग्या आ जाते हैं, मजबूत बॉर्डर, एनआरसी को पारदर्शी बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट पर सख्त सजा और रोजगार में प्राथमिकता भारतीयों को। और जो हमारे देश की सरकार नहीं करती वो है वोट की दोबारा जांच, कि कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी और कौन असली नागरिक है। इस मुद्दे पर आपने देखा होगा मीडिया कभी नहीं बोलती है तो कुछ छोटे मोटे मुद्दे पर, वो कभी खुलकर इसके विरोध में नहीं बोलती। उनका भी एक कमजोर कह सकते हो कमजोर पॉइंट है, उनकी इससे टीआरपी पर खतरा है, राजनीतिक दबाव उन पर है, डर है सिस्टम का। लेकिन सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता। ये असली मुद्दा क्या है? न तो ये धर्म का मुद्दा है, न ये भाषा का मुद्दा है। असली मुद्दा है जो असली नागरिक है उनको उनका हक मिलना। आखिर फ्यूचर में इसके हमें क्या क्या नुकसान होंगे अगर आज हमने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो? अगर आज हम चुप है तो कल हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, शिक्षा क्यों महंगी है, अस्पताल क्यों फुल है? तो इस पर हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ये देश हम सब का है। अगर आपको सच जानना जरूरी लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र है। और कमेंट करना आप क्या सोचते हैं इन घुसपैठियों के बारे में। सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, क्योंकि सच बोलना जरूरी है अपने लिए और आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए।